हमारा CTET का जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, इसका जो सेकंड पार्ट है पेज नंबर 4 के ऊपर में हमारा कंटिन्यू पार्ट 1.2.2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली है। ठीक है, ग्रोथ का मीन आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब तो ओवरऑल डेवलपमेंट ही होता है। इन दोनों पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखते हैं वन बाय वन। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखते हैं वन बाय वन इसमें फैक्टर जो है। फर्स्ट फैक्टर है आपका हेरिडिटी, जिधर एज फॉलो। सबसे पहले हेरिडिटी है मतलब माँ बाप की तरफ से जो आपको जेनेटिकली बायोलॉजिकली जो बच्चे में ट्रांसफर होता है माँ बाप की तरफ से, हेरिडिटी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हेरिडिटी में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की तरफ से ट्रांसफर होने वाले ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहते, बल्कि जो बच्चे के दादा दादी है, नाना नानी है, या दादा के भी जो फादर है, नाना के भी जो फादर, नानी के फादर होंगे, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ लेवल पे ट्रांसफर होती है। वो एक बार में समझ नहीं आती। ठीक है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसकी कुछ आदतें देख के लगता है कि ये तो बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे कर रहा है, ये तो अपनी नानी के जैसे कर रही है। हेरिडिटी में क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब वो माँ और बाप दोनों की तरफ से ट्रांसफर होता है, यानी जेनेटिकली ट्रांसफर होता है वो। ठीक है, बायोलॉजिकली, थ्रू विच द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें क्या ट्रांसफर होता है हेरिडिटी में, फिजिकल लेवल पे अगर कोई बच्चे के माँ बाप की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट ज़्यादा रहेगी। सोशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, कोई बच्चे के माँ बाप अगर थोड़े झगड़ालू टाइप है तो बच्चे में भी वो क्वालिटी आती ही है डेफिनेटली। टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है इट जनरली इन्फ्लुएंस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंट लेवल पे अफेक्ट होता है हेरिडिटी की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में। एग्जांपल बता रहा है हाइट, जैसे मैंने बताया वेट, वेट में भी आप देखोगे अगर कोई बच्चे के माँ बाप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, या माँ और बाप में से कोई एक ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा वेट है उनका, तो बच्चे का भी वेट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर भी उस लेवल पे ही रहता है। ठीक है, दुबले पतले माँ बाप है तो बच्चा भी थोड़ा दुबला पतला ही रहता है। कलर ऑफ हेयर एंड आइज, आंखों और बाल का कलर ऐसा है कि हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार देखोगे आपके कोई बच्चे की आंखों का कलर ब्लू है या ग्रीन है, माँ बाप की आंखों का कलर नहीं रहता वैसा। ठीक है, फिर भी बच्चों की कलर, आंखों की कलर का जो कलर है ग्रीन या ब्लू हो गया। मैक्सिमम तो इंडिया के अंदर में जो आंखों का कलर है वो ब्लैक ही है। ठीक है, तो ऐसा हेयर और आइज का भी कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये रहे। इंटेलिजेंस भी उस मैक्सिमम लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। अगर माँ बाप का अच्छा इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर में भी देखा जाता है वो, लेकिन हर बार रहे ये ज़रूरी नहीं है ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है इसमें। कभी आप देखोगे कि बच्चे के माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं और बच्चा पढ़ा लिखा नहीं निकला, मतलब वो उसका स्टडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मीनिंग हम बोल सकते हैं इननेट नेचुरल कैपेसिटी, बच्चे के अंदर इंटरनल लेवल पे इननेट जो नेचुरल कैपेबिलिटी है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कोई बच्चे के माँ बाप अगर समझ के चलो रेसलर है, पहलवान है, तो वो बच्चे के अंदर में भी ना एप्टीट्यूड पहलवानी का आ जाएगा। एंड इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स का मतलब भी वही है, इननेट क्यूरियोसिटी, जो इंसान के बच्चे के अंदर से जो क्यूरियोसिटी निकलती है ना, इंस्टिंक्ट्स, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको पहलवानी का एग्जांपल दिया, बच्चे के, ये सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो। इंस्टिंक्ट में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे, तो उनका जो बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, उसके अंदर में इंस्टिंक्ट यानी इननेट क्यूरियोसिटी थी क्रिकेटर बनने की, और वो बन गए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर। एक बार जवेरिया मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है क्या? मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए एक बार। आज थोड़ा ना एक लाइट ऑफ है, जैसे क्लास में 2 लाइट रहते थे, एक लाइट ऑफ है तो थोड़ा हल्का सा शेडो दिख रहा होगा आपको, ऐसे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा हुआ दिख जा रहा है हमको। अब जवेरिया बस मुझे एक बार मैसेज में यहाँ रिप्लाई कर दीजिए, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है, चलिए ठीक है। सेकंड फैक्टर देखते हैं हम लोग,
सेकंड फैक्टर जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। पहले नंबर पे याद रखिएगा हेरिडिटी है। सेकंड है इन्वायरमेंट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इन्वायरमेंट मतलब बच्चा जो माहौल में रह रहा है, जो एटमॉस्फेयर में उसका घर है, ठीक है, स्कूल का भी इन्वायरमेंट आएगा इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द टोटल, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या बता रहे हैं, सम ऑफ द टोटल फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसको बच्चा मतलब अपने घर के आसपास जो चीज़ें है, जो घर है, ठीक है, जो उसके पड़ोसी है उनके साथ मतलब वो फिजिकली तौर पे बच्चों के साथ खेलता है, उनसे फिजिकली तौर पे टच में रहता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें रहेगा ही बच्चे का, कि किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। गुड इन्वायरमेंट रहेगा बच्चे के आसपास का तो साइकोलॉजिकली तौर पे वो स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव, और बुरा इन्वायरमेंट रहेगा तो साइकोलॉजिकल तौर पे उसको नेगेटिव इसमें एस्पेक्ट रहेगा। इंडिविजुअल विच इज रिसीव फ्रॉम कंसेप्शंस। कंसेप्शन मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है, बच्चा बनने का जो प्रोसेस होता है, तब से इन्वायरमेंट का अफेक्ट होता है। मतलब माँ के पेट में भी जो बच्चा है ना उसको सुनाई देता है, ठीक है। ये मेडिकल साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है। अगर वो फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, माँ बाप में झगड़े हो रहे हैं या फिर माँ का सास से झगड़ा है या जो भी ये प्रॉब्लम है ऐसा, तो बच्चे के कंसेप्शन मतलब जब माँ के पेट में रहता है ना तो भी उसके पर्सनालिटी पे वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट कैन बी कंट्रोल टू मेक हेरिडिटी मोर फेवरेबल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। इन्वायरमेंट को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हेरिडिटी को नहीं कर सकते। हेरिडिटी मतलब माँ बाप की तरफ से जो चीज़ मिलना है बच्चे को वो तो मिल के रहेगी, ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते। इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, हेरिडिटी को फोकस करते हुए, हेरिडिटी को फेवरेबल करते हुए ग्रोथ के लिए। इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे अगर आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चे को तो उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, या एटमॉस्फेयर को ऐसा अरेंज करेंगे कि बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट ना आए। याद रखिए हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट होती है और जिसके लिए हमारे स्कूल में मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन जो तीसरा आपका फैक्टर है, ये क्या बता रहा है इसमें, इट इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉपर बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट है, उसको कोई बीमारी कोई इशू ना आ रहा है, इसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। ऑफ एन डेवलपमेंट ऑफ एज इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स। अभी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा तो उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों चीज़ अफेक्ट होता है न्यूट्रिशन की वजह से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल मेनली डिपेंड ऑन हिज फूड हैबिट एंड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का मतलब तो वही है कि आप अपने फूड में, खाने पीने में प्रॉपर जो है क्वांटिटी में विटामिन, प्रॉपर क्वांटिटी में आप जो है ये प्रोटीन, ये सब चीज़ों को प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं, और फूड हैबिट आपके खाने का तरीका कैसा है। जैसे आज के जो बच्चे जो है मतलब 2-3 साल के बच्चे होते ही है तो वो पूरे पैकेट फूड, वो जो 5 रुपए के पैकेट्स आते हैं, जो भी चीज़ें मतलब पैकेट आइटम रहते हैं उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो वो फूड हैबिट भी उनके लिए नुकसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने देखे भी होंगे वो जो कुरकुरे वगैरह रहते हैं उसको अगर आप पानी में डालोगे तो कैसा उसमें से ऐसा थोड़ा एसिडिटी टाइप दिखता है, पानी के अंदर में थोड़ा एसिडिटी जैसा, एसिड तो नहीं रहता उसमें लेकिन ऐसा थोड़ा जलता हुआ दिखता है वो सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए बेकार है। पर्टिकुलर मैं कोई कंपनी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन वो जो पैकेट फूड है वो ये इनके अर्ली चाइल्डहुड वाले जो बच्चे 2 से 6 साल के जो एज है उनके लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको, बच्चों को। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका, द मेल न्यूट्रिशन मतलब खराब न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी आप ऐसे फूड खा रहे हो जिससे न्यूट्रिशन आपको खराब मिल रहा है। अब मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा, बच्चे को मोटापा आ जाएगा, एसिडिटी हो जाती है, अलग अलग बॉडी के अंदर में सिम्टम आ जाते हैं उससे, मेल न्यूट्रिशन से।
हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, यानी उसका नेगेटिव इफेक्ट है मेल न्यूट्रिशन का ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और चाइल्ड, बच्चे के ऊपर में, ठीक है। और देखिए मेल न्यूट्रिशन का एक वजह ये भी है, जो हम लोग मतलब खाने पीने के अंदर जो डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट जो ये है तेल हो गया, जैसे डुप्लीकेट आपके चावल हो गए, डुप्लीकेट गेहूं हो गए, वो सब चीज़ों का भी अगर इस्तेमाल हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि कई इसमें जो है फूड माफिया वो गलत तरीके से इनका फूड वगैरह को बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। वो सब तो दूर की बात है, अभी जो ये है आपके जो फल फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे आप तरबूज देखोगे, गर्मियों में जो तरबूज वाटरमेलन इतने ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको इंजेक्शन दे के वाटरमेलन को पकाया जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब, यानी फल फ्रूट्स के अंदर में तो बहुत ही ज़्यादा ये किया जा रहा है, आर्टिफिशियली तौर पे उनको पकाया जा रहा है, गलत है वो सब चीज़ें। चौथी चीज़ जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है वो है सेक्स, मतलब वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। लड़का लड़की होने के अकॉर्डिंग दोनों का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, लेकिन अलग अलग फेज में होगा, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे होगा लड़के लड़कियों में। सेक्स में बता रहे कि इट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर इज डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे मैं बताया अभी, यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा भाई बहन पैदा होगा एक साथ, ऐसा होता ही है अक्सर कई जगह, भाई और बहन दोनों जुड़वा पैदा हो गए, तो उनके जुड़वा भाई बहन जो एक साथ पैदा हुए एक ही टाइम पर, एक ही माँ बाप से एक ही इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हो, उनके भी ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंट रहेगा। द बॉयज आर जनरली टॉलर, ऐसा समाज में देखा गया है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लड़के जो है वो टॉलर, ऊंचे हाइट रेंज की ज़्यादा रहती है, करेजियस, ज़्यादा हिम्मत वाले रहते हैं देन द गर्ल्स, गर्ल्स के मुकाबले में। बट गर्ल्स शोज, लेकिन लड़कियों के अंदर बताया जा रहा है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ, उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है बहुत तेजी से हो जाती है, कब? इन एडोलेसेंस, मतलब जब 12 से 18 साल की एज में लड़कियां आती है, जो भी लड़कियां हैं 12 से 18 साल की एज में, तो उनका फिजिकल ग्रोथ लड़कों के मुकाबले बहुत तेजी से हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर है ये, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है एडोलेसेंस में, पूरी दुनिया की जो लड़कियां हैं 12 से 18 साल की एज में बहुत तेजी से उनका फिजिकल ग्रोथ होता है एंड एक्सेल टू द बॉयज, और वो एडोलेसेंस में लड़कों से बड़ी हो जाती है, मतलब लड़कियां उनकी फिजिकल ग्रोथ यानी बड़ी हो जाती है, मतलब एज नहीं बढ़ती है उनकी, फिजिकली ग्रोथ में वो लड़कों को पीछे छोड़ देती है 12 से 18 साल की एज में लड़कियां। नेक्स्ट पेज नंबर 5 के ऊपर में हमारा जो ये टॉपिक कंटिन्यू है सेक्स का। इन जनरल द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ग्रोथ ऑफ गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बॉयज, तो बिल्कुल सही बात है, लड़के लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर टोटली तो नहीं बोलेंगे, कुछ लेवल पे उनका डिफरेंट रहता है, एंड द फंक्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन नेचर, उनके फंक्शन भी अलग अलग होगा बॉडी के। 5th नंबर का जो पॉइंट बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है वो है अर्ली स्टिमुलेशन, अर्ली स्टिमुलेशन। देखिए इसका मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इन्वायरमेंट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन पीछे हो जा रही है, हाँ, इन्वायरमेंट इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेरिडिटी पोटेंशियल। ये जो अर्ली स्टिमुलेशन मतलब जल्दी जो ये रहते हैं ना, कुछ बच्चे अपने सेंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं जल्दी से, तो इन्वायरमेंट इनकरेज करता है बच्चों के डेवलपमेंट को, चाइल्ड हेरिडिटी पोटेंशियल। अब इसके अंदर में क्या बता रहे, अर्ली स्टिमुलेशन में अगर कोई बच्चा है उसको घर पर अगर ABCD सिखाया जाए तो वो स्कूल जाने के पहले ही ABCD सीख लेगा, मतलब अगर उसके पेरेंट्स या दादा दादी वगैरह जो भी है उसके सिबलिंग बड़े भाई बहन वगैरह सिखा रहे हैं तो जल्दी कर लेगा वो, ठीक है। ये वही बता रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स हेरिडिटी पोटेंशियल इनकरेज किया जाए, जल्दी अपने सेंस को कंट्रोल करना सीख लेगा वो। कई बच्चे तो ऐसे है कि घर पे मतलब वो राइटिंग लिखना वगैरह भी सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल बता रहे कि टॉकिंग टू अ बेबी और शोइंग अ प्री स्कूल पिक्चर इन स्टोरी बुक, अगर आप छोटे बच्चों से बात करोगे या उनको ऐसा प्री स्कूल पिक्चर बताओगे स्टोरी बुक के अंदर में कि देखो ये स्टोरी बुक कोई बच्चों के लिए कहानी की किताब ला के दे दिए, प्री स्कूल पिक्चर वगैरह उसमें बता रहे इनकरेज, तो उससे क्या होगा, इनकरेज इधर इंटरेस्ट इन लर्निंग वर्ड्स। आपको उनको कहानी सुना रहे हो कि देखो एक छोटा बच्चा था जो रोज स्कूल जाता था, उसको फिर स्कूल से आने के बाद टॉफ़ी मिलती थी,
तो इससे कैसा बच्चे का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा और ज़्यादा लर्निंग में, लर्निंग वर्ड्स एंड डिज़ायर एंड टू लर्न एंड टू रीड, पढ़ने लिखने का डिज़ायर उसके अंदर में ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, पेरेंट्स के हाथ में ये चीज़ें है, फैमिली के हाथ में ये चीज़ें है। इनिशियल लेवल पे अगर आपने बच्चे के अंदर में वो डिज़ायर पैदा कर दिया लर्निंग का, तो फिर आपको ना उस पूरी ज़िंदगी भर उसके पीछे दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं खुद अपने आप को एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, मतलब प्राइमरी क्लास में, जब मुझे ढंग से उर्दू पढ़ना भी नहीं आता था, तब से जो है मेरे फादर, मेरे वालिद जो है वो उर्दू के जो मैगज़ीन आते थे उस समय, उस वक्त वो उनको पढ़ने का शौक़ था, तो हम लोगों को भी पढ़ने के लिए दिया करते थे पढ़ने के बाद। तो उर्दू ज़बान, उर्दू लैंग्वेज मैं उस वक्त से पढ़ते हुए आ रहा हूँ जब मुझे स्कूल में ढंग से उर्दू पढ़ना नहीं आता था, तब से मैं उर्दू के मैगज़ीन पढ़ते हुए आ रहा हूँ। और वो एक मैगज़ीन नहीं, 2-2 3-3 मैगज़ीन आती थी मंथली, तो उससे मेरी रीडिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई। ठीक है, पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया मेरे अंदर। और आज हमारे घरों में मैगज़ीन आती ही नहीं है, कोई भी लैंग्वेज की मैगज़ीन, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश की जो मैगज़ीन है, जो रिसाले जिसको बोलते हैं, वो सब आता ही नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते तो उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी, टीचिंग लर्निंग एबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव होंगी। डेफिनेटली एक से 2 मैगज़ीन तो अपने घर में ज़रूर बुलाइए जो भी लैंग्वेज का है, और घर के हर पर्सन को पढ़ने दीजिए, खास तौर से बच्चों को। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट इनकरेजेस गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब बच्चे ने अगर अपने सेंस पे ऐसा पूरा कंट्रोल करना अच्छी तरीके से सीख लिया, जल्दी पढ़ना लिखना सीख लिया, और फिजिकली तौर पे खेलना वगैरह, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें भी आएगी, फिजिकली तौर पे बाहर खेलना, ठीक है, वो सब सीख लिया उससे, तो उसका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। वाइल एन अल्टीमेटिंग एनवायरनमेंट, सॉरी अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, थोड़ा मुझे बराबर दिख रहा नहीं है आज ये स्क्रीन का, मतलब एक लाइट बंद है ना, तो वो उधर थोड़ा ये आ जा रहा है शेडो। अनस्टिमुलेटिंग है वो, अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ बच्चे को अपने सेंस यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिजिकली एक्टिविटी का मौका नहीं मिल रहा है उसको, पढ़ने लिखने का, ड्राइंग बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉजेज चाइल्ड डेवलपमेंट टू फॉल बिलो इट्स पोटेंशियल। जो पोटेंशियल तक जा सकता था बच्चा, वहाँ तक नहीं जा पाएगा, उसको वो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए बच्चों के लिए। 6 नंबर का जो फैक्टर अफेक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट पे, वो है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, रियरिंग प्रैक्टिस किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स यूज टू नर्चर एंड गाइड, जहाँ बच्चे, पेरेंट्स जो है बच्चों को नर्चर यानी उनको ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और उनको गाइड करते हैं, वही है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। समझ में आया क्या? जहाँ बच्चों को पेरेंट्स जो है नर्चर करते हैं, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उनको गाइड करते हैं। तो चाइल्ड ब्राउट अप बाय द परमिसिव पेरेंट्स, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स परमिसिव होते हैं। परमिसिव का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे पेरेंट्स परमिट करते हैं अपने बच्चों को, जो कुछ बोले करना है करो, बच्चों को टोटली फुल फ्रीडम देते हैं। समझ में आया क्या? परमिसिव स्टूडेंट, परमिसिव पेरेंट्स का मतलब बच्चे को पूरा टोटल फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन बट लैक ऑफ बाउंड्री एंड रूल एंड एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो बच्चों पे ना कोई ऐसा बाउंड्री या रूल वगैरह नहीं लगाते हैं, उनको बच्चों से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है। हाई रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं परमिसिव पेरेंट्स जो है ना, ज़रा से कुछ बच्चे को हो जाए बिल्कुल वो एकदम रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन बच्चों को उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, लो एक्सपेक्टेशन। समझ में आएगा? ऐसा कोई बच्चों के लिए रूल सेट, बाउंड्री वगैरह नहीं बनाते हैं। तो ऐसे अगर पेरेंट्स रहेंगे तो क्या होगा, टेंड टू लैक अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हैव अ पुअर इमोशनल कंट्रोल एंड बिकम अंडर अचीवर इन व्हाट दे अंडरटेक। तो इसमें बच्चे क्या हो जाएंगे, वो अपने ऊपर में ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि इनके, हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिव है, ज़रा कुछ हुआ हमारे को वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। टू इन वॉट एवर हैव पुअर इमोशनल कंट्रोल एंड बिकम अंडर अचीवर, और वो ज़्यादा कोई अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। समझ में आया क्या? उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ही है जो कुछ हमारे को ये करके रखे हुए, पूरा सपोर्ट करके रखे हुए। तो परमिसिव पेरेंट्स
नहीं बनने का। उनको लगता है हमको पेरेंट्स का हमको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बच्चों को टोटल फ्रीडम दिया हुआ है। लेकिन आप उनके लिए कोई ऐसा रूल बाउंड्री एक्सपेक्टेशन, ये रूल्स बाउंड्री बना के नहीं रखे। वो जरूरी है ना रूल बाउंड्री, फ्रीडम में काम करो ठीक है, लेकिन एक लिमिट, एक हद होना भी जरूरी है ना। ठीक है, दोज बाउट अप बाय डेमोक्रेटिक और इवन फर्म पेरेंट्स। देखिए ये जो बता रहा है आपको डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, ये क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक पेरेंट्स जो है, ये ऐसे वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को टीच करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मेक चॉइस। उनको मौका देते हैं कि आप चॉइस करो अपने ऊपर, बच्चों को ऐसा बोलते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो ये वाले पेरेंट्स अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। जैसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आज रात में जो खाना बनने वाला है, इसमें आपको तैयारी करवाना है। ठीक है, क्या खाना बनेगा, कैसे खाना बनेगा, फिर सब लोगों को जमा करना है खाने के लिए। छोटा सा टास्क बताया मैंने डेमोक्रेटिक पेरेंट्स का। तो बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आएगा कि हमारे को जिम्मेदारी है, हमको काम मिल रहा है। ठीक है, शादी है घर में, छोटा मोटा कोई बच्चों को काम दे दिए, तो ये डेमोक्रेटिक पेरेंट्स रहते हैं, बच्चों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इससे। और इवन फर्म पेरेंट्स कौन क्या करते हैं? वो फर्म पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं? सेटिंग क्लियर बाउंड्री फॉर द चाइल्ड बिहेवियर। बच्चों के लिए मतलब वो अपनी बाउंड्री, एक रूल बना देते कि आपको ये ये बाउंड्री के अंदर ही, ये रूल के अंदर ही काम करने का है। और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। ठीक है, कि अगर कुछ भी आपसे कुछ गलत हुआ तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यह फर्म पेरेंट्स। ठीक है, तो इससे ये भी जो काम कर रहे हैं ना फर्म पेरेंट्स, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। आर लाइकली टू मेक बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। तो ये बच्चों को ना सोशल एडजस्टमेंट और उनका पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस तरीके के फर्म पेरेंट्स और डेमोक्रेटिक। आज के ज़माने में ना ये परमेसिव पेरेंट्स लेकिन बहुत ज़्यादा आपको सोसाइटी में दिखेंगे। बच्चे को मतलब बिल्कुल हल्का सा भी टच, हल्का सा भी क्या बोलेंगे, उसको टेंशन नहीं आने देते। जो चीज़ मांग रहा है बच्चा उसको खरीद के दिला देते हैं। तो वो उससे बच्चे जो है ना एकदम ज़िद्दी हो जाते हैं, हर चीज़ उनको होना प्रॉपर। और फिर ऐसे बच्चे मतलब स्कूल में जाके टीचर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि बच्चों मतलब पेरेंट्स हैं, उनको कैसा बिल्कुल एक तरीके से सर पे चढ़ा के रखा है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई उनके लिए सेट बाउंड्री रूल नहीं है। ठीक है, जो मांग रहे हैं उनको मिल जा रहा है, मोबाइल लेके पड़े हुए बच्चे, तो वो बहुत गलत पेरेंटिंग है। ठीक है, फ्रीडम देना सही है बच्चों को, वो अच्छी बात है फ्रीडम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए सिमिट, उनके लिए जो है लिमिट और बाउंड्री बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे तो कई बार क्वेश्चन आए हुए, और अभी आपको मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा था उसमें भी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, टोटल 5 स्टेज पढ़ेंगे हमारा। ये पहला वाला पैराग्राफ पढ़िए आप, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के कई चैप्टर में भी काम आएगा ये आपको। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेंड फिजिकल मैच्योरिटी। ये तो हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। जब बच्चा इंसान मैच्योर हो जाता है फिजिकली तौर पे, उसके बाद में भी उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है चलते रहता है, मरते दम तक चलता है। यानी जब ग्रोथ हो जाती है बच्चे का, इंसान का फिजिकल मैच्योरेशन हो जाता है, उसके बाद में भी डेवलपमेंट का प्रोसेस चलते ही रहता है। द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एज इज इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होगा ना, आप खुद ही देख लीजिए, आपके डेवलपमेंट का भी जो फेज है अभी वो चल ही रहा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन क्लास करोगे आप सीटीईटी के लिए, लेकिन ये डेवलपमेंट भी हो रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग करूँगा, कि मैंने अपना कैरियर टीचर के तौर पे स्टार्ट नहीं करा था। कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मैं चौक पकड़ूंगा, बोर्ड के ऊपर मैं कुछ लिखूंगा। कभी सोचा ही नहीं मैंने ज़िंदगी में कि ऑनलाइन क्लास मैं पढ़ाऊंगा कभी, लेकिन हो रहे हैं। लाइफ ऐसी चीज़ है जो आपको कई सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तौर पे होता है, और आपको पता ही नहीं रहता कि आप उसके लिए बने हुए हो। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन
क्लासिफाइड इनटू एज फॉलोस। अब ये जो मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसका इन्फेंसी स्टेज है, ये आपका रहता है 0 से 2 साल का, लिख लेना यहाँ पे, ईयर नहीं लिखा हुआ है। 0 to 2 ईयर इन्फेंसी को हम लोग उर्दू में बोलते हैं नवजायदा बच्चे, जो मतलब बच्चे पैदा हुए से लेकर 2 साल तक की जो एज रहती है। अब ये बच्चे तो मैं इसके पहले भी बताया था स्कूल नहीं जाते, तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन बच्चों से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं ना। 2 से 6 साल के जो बच्चे चलो उनको तो भी हम डील करेंगे। 2 से 6 साल के बच्चे नर्सरी KG 1 KG 2 तक जो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये आपका फाउंडेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसलिए इसको स्टडी करना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का पहला स्टेज है आफ्टर प्री नेचर। प्री नेचर के बाद में, एंड इट कंप्राइजेस न्यू बॉर्न टू 2 ईयर, जो जैसा मैंने बताया आपको, पैदा होने से लेकर 2 साल तक का जो एज रहता है वो फेज का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। प्री नेचर जो बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, स्टेज ऑफ द ग्रोथ आफ्टर प्री नेचर। प्री नेचर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। प्री नेचर मतलब माँ के पेट में बच्चा बनने से लेके बच्चे का जन्म होए तक का जो प्रोसेस है वो है, जो टाइम पीरियड है वो है प्री नेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एरिक इरेक्शन थ्योरी, क्या बोल रहा है एरिक इरेक्शन, द इन्फेंट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स स्पेशली द मदर। 2 साल तक के बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, खास तौर से माँ पर ही, क्योंकि माँ जो है पूरे 24 घंटे वो बच्चे के साथ रहती ही है, ठीक है। फादर वगैरह तो काम के लिए चले जाते हैं। द मेजर डेवलपमेंट टास्क इन इन्फेंसी इज टू लर्न वेदर और नॉट अदर पीपल। तो पहले बच्चे वही सीखते हैं, ठीक है, लर्न वेदर और नॉट अदर पीपल, स्पेशली प्राइमरी केयर गिवर्स। पहले बच्चे अपने पहचानते हैं अपने केयर गिवर्स को, कि ये माँ है तो माँ के साथ चिपका रहता है बच्चा, फिर फादर है, फिर दूसरे अगर फैमिली मेम्बर है केयर गिवर में, दादा दादी या बड़े उसके भाई बहन सिबलिंग है या चाचा वगैरह है, चाची है, तो उनके साथ वो अपना मतलब कांटेक्ट बना लेते हैं। रेगुलरली सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, जो उनकी नीड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, जैसे उनको भूख लगेंगी तो माँ के पास ही जाएंगे वो, और उनको बाहर जो घूमने के लिए लेके जा रहा है दादा दादी वगैरह या चाचा वगैरह, उनके साथ फिर वो बॉन्ड बना लेते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि वो भी उनकी बेसिक नीड है, बाहर घूमने जाना छोटे बच्चों का। द ग्रोथ इज मोस्टली सीन एज इंक्रीज इन साइज। अभी 2 साल तक के जो बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे उनके साइज में आप देखोगे, जब बच्चे पैदा होते हैं धीरे धीरे उनका साइज वगैरह इंक्रीज होता है, शेप उनका बढ़ता है, ठीक है, वेट बढ़ता है उनका। द सेल बिकम लार्जर इन साइज, उनका जो बॉडी सेल है वो बढ़ता है। सेल तो हमको दिखता नहीं है ह्यूमन आई से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा सेल से ही बना है ना, हमारा ह्यूमन सेल से, वो बढ़ता है। द सर्वाइकल एंड लंबर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन शोन अप एज बेबी स्टार्ट्स टू स्ट्रेथन। वही उसका जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो पीठ पर रीढ़ की हड्डी है ना, सर्वाइकल लंबर कर्वेचर, जैसे जैसे बच्चा फिर खड़ा होना शुरू होता है तो वो उसकी हड्डी जो है एकदम मतलब स्ट्रेट हो जाती है, ऐसा। यानी पहले जो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, धीरे धीरे वो अपने खड़ा होना जब शुरू करता है तो ये उसकी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल एंड लंबर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन शोज अप, वो दिखने लगती है। एंड स्ट्रेटन द हेड एंड ट्राइज टू सिट एंड स्टैंड, फिर उसमें बच्चा खड़ा होना बैठना सीख लेता है। डायरेक्ट चलना नहीं सीखता है बच्चा, पहले बैठना सीखता है, खड़े रहना सीखता है, ठीक है, कोई चीज़ को पकड़ के। फिर जब उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब सर के साथ बिल्कुल सीधी हो जाती है, हेड के साथ, तब धीरे धीरे फिर वो चलना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, आपका सेकंड स्टेज है वो है चाइल्डहुड स्टेज। अब चाइल्डहुड के भी 2 टाइप है, ये तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एक बार, चाइल्डहुड स्टेज जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल का जो एज है, ये जो एज है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे लिख दीजिए लैंग्वेज डेवलपमेंट। 2 से 6 साल के बच्चे जो उनके जो मदर टंग है, मातृभाषा, बहुत तेजी से सीखते हैं वो। 6 साल तक का बच्चा अच्छी तरीके से बात करना सीख लेता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
द अर्ली चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बहुत तेजी से इनमें अलग अलग एरिया ऑफ इसके अंदर में डेवलपमेंट होता है, ऑल एरिया ऑफ ग्रोथ में, मतलब ओवरऑल लेवल पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है इस स्टेज में। एट दिस स्टेज चाइल्ड लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। हालांकि अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 साल का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो हर काम अपना खुद होकर करने की कोशिश करता है। नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है इतने बच्चों में, खुद होके करने की कोशिश करते हैं। एक बार में तो उनसे होगा ही नहीं, इतने छोटे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस करके कई सारे काम लेते हैं इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक केयर ऑफ हिज और ओन बॉडी एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर। ये अपनी बॉडी को कंट्रोल करना भी सीख लेते हैं वो। अब 6 साल तक के बच्चे को अगर टॉयलेट भी लग रही है तो फिर वो खुद होकर टॉयलेट करना सीख लेता है, ठीक है। 5 साल 4 साल के जो बच्चे हैं ना, 6 साल तक की भी बात नहीं है, 3 4 साल के बच्चे भी टॉयलेट करना सीख लेते हैं प्रॉपर। किसी को अगर इंटरेक्ट करना है, मम्मी पापा को या अपने फ्रेंड्स को, उनको इंटरेक्ट करना सीख लेते हैं। इट इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज टू मेक बिलीव प्ले। ये वो है मतलब टाइम पीरियड जहाँ बच्चे बिलीव प्ले के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। बिलीव प्ले का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे छोटे बच्चे जो ऐसा खेलते हैं ना, जहाँ पर वो कोई अपने कोई रोल बना लेते हैं, ठीक है, एक्ट एज अ मॉडल, एक्ट एज अ रोल। जैसे छोटे बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं या घर घर खेलते हैं, जहाँ पे फिर वो पेरेंट्स बन जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर में डॉक्टर बन जाते हैं, या कोई सुपर हीरो वगैरह बन जाते हैं, तो वो बिलीव प्ले। ये 2 से 6 साल के बच्चे इसके अंदर में बहुत एक्टिव इस तरीके का प्ले करते, खेल खेलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए पेज नंबर 5 के ऊपर में, इन दिस स्टेज चाइल्ड बिकम अ टोडलर विद अ मोर बैलेंस। थोड़ा मतलब ऐसा वो तुतलाने लगता है, बोलने लगता है। मतलब 2 साल की उम्र में भी आप देखोगे, 2 ढाई साल में धीरे धीरे बच्चे तुतला के बोलने लगते हैं। विद अ मोर बैलेंस अडल्ट लाइक अपीयरेंस। बड़ों के जैसा वो अपने आप को, मतलब ऐसा अपीयरेंस, यानी जैसे बड़े कपड़े वगैरह पहनते हैं, चीज़ों को ये करते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा चश्मा खरीद रहा है तो वो भी चश्मा खरीदने की जिद करते हैं, ठीक है, जैसा अपीयरेंस के लिए। डिस्पाइट द एज ऑफ 4 ईयर चाइल्ड हैज़ मास्टर मैनी स्किल। 4 साल तक के बच्चे जो कई सारे चीज़ों को, डेली लाइफ की स्किल को मास्टर कर लेते हैं, जैसे सिटिंग, बैठना, वॉकिंग, चलना, यूजिंग टॉयलेट, जो मैं आपको बता रहा था, टॉयलेट यूज़ करना सीख लेते हैं वो। यूजिंग स्पून, चम्मच का यूज़ करना खाने पीने में। स्क्रबलिंग स्क्रबलिंग यानी कि ड्राइंग बनाना, या ऐसा ड्रैग, ऐसा पेंसिल पकड़ के प्रॉपर ऐसा ड्रॉ करना कोई चीज़ को, स्क्रबलिंग, वो सब सीख लेते हैं। एंड सफिशिएंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली। मतलब ये बच्चों को, जैसे अगर आप उनके तरफ में कोई गेंद फेंकोगे, बॉल फेंकोगे, तो उसका कैच पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। 4 साल तक के बच्चे भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सफिशिएंट सीख लेते हैं। टू कैच एंड थ्रो मतलब वही बॉल फेंकना, पकड़ना, गेंद को सीख लेते हो। एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। और कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो दूसरे को बताना, पेरेंट्स को या सिबलिंग वगैरह को, और कैसे सॉल्व करना वो सीख लेते हैं, ठीक है। बाय द एज ऑफ 6 साल तक मोस्ट चिल्ड्रन डिमॉन्स्ट्रेट द फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर स्मॉल बॉडी मसल्स यूज होते हैं, जैसे हाथ वगैरह का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एकदम परफेक्ट, प्रिसाइज, ठीक है, एक्यूरेट काम करना पड़ता है, जैसे ड्राइंग वगैरह हो गया, ठीक है, वो सीख लेते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई मेंबर ऑफ फैमिली एंड गेट्स इन्वॉल्व इन हिज सराउंडिंग। 6 साल तक का बच्चा अपने सभी फैमिली मेंबर, सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान को समझ लेता है वो। यानी जैसे बच्चे के चाचा दूसरे घर में रहते हैं, लेकिन 6 साल तक का बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे चाचा चाची है, लेकिन ये दूसरे घर में रहते हैं, लेकिन मेरे ही फैमिली के मेंबर है, मेरे ही खानदान के, तो उनसे भी वो समझ लेता है, अंडरस्टैंडिंग उनमें अच्छी तरीके से हो जाता है। 3 4 साल के एज में ही बच्चे सीख लेते हैं ये बात को ना, फैमिली अंडरस्टैंडिंग भी। अगर उनके फैमिली में कई तरीके का कोई झगड़ा है, जैसे चाचा चाची से झगड़ा है, या मौसा मौसी, फूफा फूफी जो है उनसे झगड़ा है, तो वो सब चीज़ को भी बच्चे समझ लेते हैं कि चाचा क्या नहीं जाना, उनका पापा से झगड़ा है, जो भी इस तरीके का। सेकंड स्टेज है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का, लेट चाइल्डहुड।
जिसको हम लोग आफ्टर चाइल्डहुड भी आफ्टर नहीं बोलेंगे, लेट चाइल्डहुड इसको बोलते हैं, या फिर सेकंड चाइल्डहुड। ठीक है, 6 से 12 साल का जो एज है, मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं ना, सेकंड नहीं, लेट चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड। तो ये आपका 6 से 12 साल का एज है। अब ये एज के बच्चे एक्चुअल में आते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे 5 साल के ऊपर जो बच्चा रहता है, 5.5 साल के ऊपर, वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है। तो प्राइमरी टीचर आप में से जो सीटेट का पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, ये साल के बच्चे जो है 6 से 12 साल वाले हैं, ये हमारे पास में आते हैं। लेकिन फिर भी इसका फाउंडेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि वो काम आता ही है, इसमें उससे क्वेश्चन आते हैं। काम तो आएगा बाद में आपको स्कूल लेवल में, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको सब पूरा पढ़ना है। अब लेट चाइल्डहुड देखिए, ये बच्चे आपके काम के हैं। इसमें क्या होता है बच्चों में, हिंदी द चाइल्ड रिफाइन हिज स्किल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। इब्तदाई बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं, वो लेट चाइल्डहुड में वो स्किल को और ज़्यादा निखार लेके आते हैं। रिफाइन चाइल्डहुड पीरियड में जो सीखते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में, एंड लर्न न्यू स्किल एज वेल, और नई नई चीज़ें भी सीखते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं ये बच्चे, ट्यूशन भी जाते हैं। यानी इतने छोटे बच्चों के लिए पहले ट्यूशन नहीं होती थी, लेकिन अभी नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों के लिए भी ट्यूशन हो जा रही है, लगा दे रहे पेरेंट्स, वहाँ स्किल सीख रहे हो। एट दिस स्टेज चाइल्ड गेन हाइट एंड ऑल्सो फिजिकल इंटीरियर सच एज मास, या मास यानी कि वेट। ये एज में भी बच्चों का हाइट इंक्रीज होता है, उनका वेट बढ़ता है, नंबर एंड एरिया वगैरह। सिगमंड फ्रॉइड, ये जो साइकोलॉजी से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी लेबल दिस स्टेज ऑफ लाइफ एज द लेटेंसी स्टेज। सिगमंड फ्रॉइड ने ना ये स्टेज को लेटेंसी स्टेज कहा है, हालांकि ये उतना लेटेंसी स्टेज के लेवल का नहीं है स्टेज। लेटेंसी स्टेज मतलब क्या होता है, यहाँ बता रहे हैं आपको, अ टाइम व्हेन सेक्सुअल एग्रेसिव अर्जेस आर रिप्रेस। मतलब वो टाइम जहाँ पे जो सेक्सुअल अर्ज है बच्चे के अंदर का, वो रिप्रेस रहता है, देखने में आता है वो सेक्सुअल एंड एग्रेसिव। एग्रेसिव तो रहता है, मतलब उसमें ऐसा थोड़ा बच्चे जो है ना, ऐसा कोई चीज़ के लिए जिद्दीपना करना, गुस्सा वगैरह जो एक तरीके से दिखाना के लिए, वो उनमें देखा जाता है। अर्जेस आर रिप्रेस्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटीज। ये स्टेज में बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उसका रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। दिस स्टेज चिल्ड्रन सीखते हैं, मतलब वो इसके पहले के स्टेज में भी उन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखते अर्ली चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड में वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। दस द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ लेट चाइल्डहुड कुड बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये याद रखिए, इंटीग्रेशन यानी कई सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के वो एक साथ समझना सीख लेते हैं लेट चाइल्डहुड में, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन द इंडिविजुअल एंड ऑफ द इंडिविजुअल विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी खुद से और समाज से कनेक्शन बना लेते हैं वो एक साथ जो है उसको। द सोशल स्किल लर्न थ्रू पीयर एंड फैमिली रिलेशनशिप। अब समाज की जो कई सारी सोशल स्किल बच्चे सीखते हैं अपने साथियों के साथ, पीयर्स के साथ और फैमिली रिलेशनशिप के साथ। चिल्ड्रन इंक्रीजिंग एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल यानी दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर बात करना, समझना उनकी चीज़ों को, ठीक है। इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, दूसरे से कम्युनिकेशन, वो सीख लेते हैं। प्रोवाइड अ नेसेसरी फाउंडेशन फॉर द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। और ये बहुत ज़रूरी है उनका सीखना, क्योंकि एडोलेसेंस मतलब 12 से 18 साल की जो एज है, वहाँ पे उनको ये सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कॉन्टेक्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर 12 से 18 साल की एज में समझ लो दोस्त, कोई जो बच्चा है, लड़का हो या लड़की, उसने अगर अपने फ्रेंड नहीं बनाए, तो वो जो उसका स्टेज है ना 12 से 18 साल का एज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जाएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में 12 से 18 साल की एज में, एडोलेसेंस में। तो उसको आप कई सारी बातें अपनी दोस्तों से, अपनी लड़की है तो अपनी सहेलियों से डिस्कस करना ज़रूरी है। बेस्ट फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। इसमें बेस्ट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड द स्किल्स गेन इन दिस रिलेशनशिप में प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हेल्दी एडल्ट रिलेशनशिप। और ये लेट चाइल्डहुड में जो वो ये बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप का,
यानी ये एज में आप देखोगे 6 से 12 साल की एज में जो आप अपने दोस्त वगैरह बनाओगे तो वो मतलब आगे जाके भी आपके बहुत काम आते हैं, उनसे फ्रेंडशिप आप बहुत कंटिन्यू करते हैं। उसके अपोजिट में अगर अर्ली चाइल्डहुड में आप देखोगे 2 से 6 साल की एज में जो आप दोस्त वगैरह बनाते हो वो दोस्त उतने आगे कंटिन्यू नहीं रहते। कई होंगे ऐसे जो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में भी आपके दोस्त होंगे, लेट चाइल्डहुड में भी दोस्त होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल की एज में जो आप फ्रेंडशिप करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्ले करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फेज़ है बच्चे की लाइफ में ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना बच्चे को जो है बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी जिज्ञासा रहती है। उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों की तो मैंने आपको बताया इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से रैपिडली होती है। तो एडोलेसेंस स्टेज है ये 12 से 18 साल का जो एज है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। 12 से 18 साल की एज में फर्स्ट पॉइंट, दिस स्टेज इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड है ये। ठीक है, बचपन और जो है बोल सकते हैं जवानी के बीच का, टीन एज जिसको बोलते हैं। एडोलेसेंस इज डिफाइंड एज द कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड दैट जनरली बिगिन एज इंडिविजुअल रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। यहाँ जो है बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है, सेक्सुअली तौर पे वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी शादी वगैरह ये एज में हो सकती है। हालांकि हमारे इंडिया में जो है ना 18 साल के बाद, 18 साल इसलिए इसको रखा गया एडोलेसेंस में कि 18 साल होने के बाद वो अडल्ट हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, शादी कर सकता है वो। ठीक है, हालांकि जो संविधान कानून के हिसाब से जो एज है लड़की के लिए शादी की 18 साल है, लड़के के लिए 21 ईयर। लेकिन लड़का लड़की दोनों इसमें मैच्योर हो जाते हैं ये एडोलेसेंस के स्टेज में। and ends when the individual has established an identity as an adult with his her social context। 18 साल के बाद वो अडल्ट जवान मतलब जो है नौजवान लड़का या लड़की कहलाता है अपने सोसाइटी में 18 साल के बाद अडल्ट के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए। In other words, the primary development task of adolescence is considered as the identity formation। यानी ये इसमें सबसे पहला काम बच्चे के इसमें ये रहता है कि वो अपनी खुद की पहचान बनाए। लड़का लड़की जो भी है समाज में 12 से 18 साल की एज में वो देखते हैं कि हाँ लोग हमको जाने, हमारे क्लास में, हमारे सोसाइटी में, फैमिली में हमको पहचाने। अपने पर्सनालिटी के ऊपर में वो काम करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में पर्सनालिटी के लेवल पे कि लोग हमको क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। एडोलेसेंस इज इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बार बार बताया लर्न एंड प्रोसेस, कॉग्निटिव का मीनिंग, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है लर्निंग प्रोसेस के लिए। इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल एज इट मार्क द ट्रांजिशन इन द वे इन विच इंडिविजुअल थिंक एंड रीजन अबाउट प्रॉब्लम एंड आइडिया। तो ये वो स्टेज भी है बच्चे की लाइफ में, ट्रांजिशनल पीरियड, जहाँ बच्चा सोचता है, थिंक एंड रीजन, कोई प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, उनको यहाँ पे मतलब ये एज के बच्चों को आप कुछ भी बोल के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो आपसे लॉजिक मांगेगा, आपसे रीज़न मांगेगा कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, समाज में लोग ऐसा ही क्यों बोलते हैं, इसको इस तरीके से क्यों करते हैं। थिंक एंड रीज़न, ये एबिलिटी उनमें डेवलप होती है। नेक्स्ट, एडोलेसेंस आर ट्राइंग ऑन न्यू रोल। ये जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं वो नए नए रोल, मतलब जैसे कोई फिल्म के हीरो से इंस्पायर हो गए वो। ठीक है, कोई उनका अपना खुद का ऐसा बोलेंगे कि हमको हीरो के जैसे बनना है, हमारी पर्सनालिटी हीरोइन के जैसे करना है। न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, नए तरीके से सोचना, बिहेव करना। वो बोलेंगे कि बोलते ये लोग बच्चे बोलेंगे कि हम बड़े हो गए, हमारा ऐसी सोच है, हमको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही ज़िंदगी जीना है। एंड दे आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते, सीखते, समझते हैं। इरिक इरेक्शन एड्रेसेस दिस इज
इन इज फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपमेंट। ये जो ये है आपका एडोलेसेंशियल स्टेज है, इसको इरिक्सन ने लाइफ स्पेन डेवलपमेंट मतलब बोला है कि पूरी जिंदगी का जो मेन डेवलपमेंट है लाइफ स्पेन, वो इसी स्टेज में होता है कि वो आगे जाके इंसान, लड़का या लड़की है, उसका कैसा पर्सनालिटी रहेगी, इसी स्टेज में जो है वो डिफाइन होता है, ऐसा बताया इरिक्सन ने। विथ सो मैनी इंटेंस एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में इंटेंस एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उसको मतलब एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वो जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव रहता है, फोकस रहता है। इंटेंस एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाइम इन इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सल फेज भी है लाइफ का, इमोशनली तौर पे वो कोई इंसान मतलब इसमें, यानी आप देखोगे ना आज के ज़माने में जो ये है टीनेज के जो बच्चे हैं, ये स्टेज में आके इमोशनल डेवलपमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करने वाली एज है यही है स्टूडेंट की, स्टूडेंट लाइफ में 12 से 18 साल की एज। और सिर्फ एजुकेशनल लेवल पर ही उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, जो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से भी इमोशनल डेवलपमेंट उनके अंदर में अगर नहीं हो पाता तो उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है। मूड स्विंग बहुत तेज़ी से होता है उनमें, मूड का बदल जाना एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस ये स्टेज में। अभी जैसे आपका 25-30 साल तक एज हो गया, तब आपके अंदर फिर ये मूड स्विंग नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप 25-30 साल में कैसे आपका एक जॉब लग गया, आपको प्रॉपर जॉब करना है, वहाँ पे क्या आप मूड स्विंग करेंगे, सुबह उठ के आपको पता है ये जॉब पे जाना ही है, ठीक है, कैसा भी मूड रहे, तबीयत खराब रहे, गुस्सा रहे, खुशी रहे, जाना है तो जाना ही है, ठीक है। लेकिन ये स्टेज में ना इनका मूड स्विंग बहुत तेज़ी से होता है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये स्टेज के बच्चों को मतलब जो है ना इनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। हर चीज़ के लिए थिंक और रीज़न तो करते हैं कि ऐसा ही क्यों है, इस वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन इनको मतलब जो है ना इनके माइंड को कंट्रोल करना ये स्टेज के बच्चों को वो भी आसान है। क्यों, किस वजह से, इमोशनल डेवलपमेंट का सहारा लेके इमोशनली तौर पे ये बच्चों को गलत रास्तों की तरफ में भी आकर्षित किया जाता है, जैसे ड्रग्स वगैरह है। तो ये आप देखोगे ना स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो एडोलेसेंस टाइम पीरियड है, ड्रग्स यूज़ करना और जो स्मोकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आम हो गया है। नेक्स्ट अगला जो पेज है, ये सब क्वेश्चन आंसर भी करना है हमारा। एक मिनट में थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हुआ हमारा, 9:48 हुआ। देखते हैं अभी इससे क्वेश्चन आंसर भी करने का। देखिए 6 पेज नंबर पे आपका अडल्टहुड। अभी ये आप बोलोगे सर ये भी तो हमारे इसमें आते ही नहीं, अडल्टहुड वाले जो मतलब स्टूडेंट है ये तो अभी अडल्ट हो गए, 18 से 65 प्लस ईयर जो है, हमको तो 18 साल तक के बच्चों को मैक्सिमम डील करना है टीआईटी की क्लास में। नहीं, अभी टीआईटी से जो आपके डिप्लोमा के जो स्टूडेंट है, जैसे डीएड बीएड वगैरह के जो कॉलेज है डिग्री और डिप्लोमा के, वहाँ पे भी आप टीचर बन सकते हो टीआईटी का एग्ज़ाम देके। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने टीआईटी एग्ज़ाम को उसके लिए भी अप्रूव कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ाना है, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाना है, तो नॉर्मल आपका फिर सिर्फ बीएड से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे उनकी जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है वो भी होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम टीआईटी लगेगा, तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इसके अंदर में ये था, इन्हें मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि 12 क्लास तक तो था ही टीआईटी, अब आपके जो डीएड जैसे डिप्लोमा कॉलेज है, बीएड जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह और जो दूसरे इस तरीके के एजुकेशनल कॉलेजेस हैं जहाँ पे एजुकेशन का ये पढ़ाई होती है, वहाँ के लिए भी टीआईटी से रिक्रूटमेंट होगा। तो अडल्टहुड जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अडल्टहुड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज। तो अडल्टहुड को देखिए इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अर्ली अडल्टहुड, 18 से 20-25 साल का जो है ये इब्तदाई अडल्टहुड है, यानी 18 साल से तो वो अडल्ट हो ही गया है, उसको भी लेकिन थोड़ा समझने के लिए 4 स्टेज में बांटा गया है। दिस स्टेज इज द डेवलपमेंट ब्रिज बिटवीन प्री अडल्टहुड एंड यंग अडल्टहुड। तो प्री अडल्टहुड और यंग अडल्टहुड के बीच का ये एक ब्रिज बताया इसको। दिस फेज इज कंसिडर एज द हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ लाइफ। आप खुद ही देखिए आपकी लाइफ का 18 से 20-25 साल की एज जब आपकी होगी
तो बहुत ज़्यादा आप हेल्दी, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग होंगी, कोई आपको दर्द तकलीफ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मली। अर्नेट सजेस्ट दैट अर्ली एडल्टहुड इज द डिस्टिंक्ट पीरियड बिटवीन 18 से 25 ईयर ऑफ एज, वेयर एज एडोलेसेंस बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड एक्सप्लोर वेरियस लाइफ पॉसिबिलिटी। 18 से 25 साल का जो एज है, इसमें जो लोग रहते हैं, लड़के लड़की जो भी है, बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने में, एक्सप्लोर करने में, दुनिया को इन्वॉल्व होने में, दुनिया को के अंदर में एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। फिर यंग अडल्टहुड है 25 से 40 साल का। अब ये एज में आप देखोगे मैक्सिमम लोग सेटल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जॉब लग जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, सेटल हो जाते हो। एट दिस स्टेज स्ट्रेंथ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस रीच देयर पीक। तो ये स्टेज में उनका जो स्ट्रेंथ, जो उनकी ताकत है, फिजिकल परफॉर्मेंस है, एकदम पीक पर हो जाती है, टॉप लेवल पे। फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्रीज विद द एज थ्रू आउट अडल्टहुड। अब जैसे जैसे फिर वो उनकी एज बढ़ती है, 30 35 40 साल में, फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, ठीक है। पहले जवानी की उम्र में कहीं भी दौड़ भाग कर लिए, थकते नहीं थे वो 25 साल की एज तक। लेकिन जैसे जैसे यहाँ एज होती है, तो उम्र ढलने लगती है, तो उनका फिजिकली परफॉर्मेंस भी होने लगता है। यंग अडल्टहुड इज फिल्ड विद एंड क्विस्ट फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप। यंग अडल्टहुड के अंदर में क्विस्ट मतलब खोज, वो खोजने की कोशिश करते हैं, फिल्ड विद क्विस्ट फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब ऐसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, समाज के अंदर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ढूंढते हैं वो, दैट इन्वॉल्व इमोशनली और फिजिकली क्लोजलीनेस बिटवीन पीपल, ठीक है। नॉर्मली मतलब शादी के बाद में देखा जाता है इंटीमेट रिलेशनशिप, या जो उनके फ्रेंड्स वगैरह है, सोसाइटी के जो मेंबर वगैरह है, ठीक है, मतलब उनके साथ में भी ऐसा क्लोज रिलेशनशिप रहता है, उनका इमोशनल रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। फिजिकली रिलेशनशिप अगर बोला जाए तो वो सिर्फ उनके जो ये है लाइफ पार्टनर है, शादी जिनसे हुई है, हस्बैंड या वाइफ जो है, उनके साथ ही उनका फिजिकली रिलेशनशिप रहेगा इंटीमेट, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड अदर मेजर कमिटमेंट इन्वॉल्विंग कैरियर एंड लाइफ गोल, और मैक्सिमम अपना कमिटमेंट वगैरह वो पूरा कर लिए होते हैं 25 से 40 साल की एज में, मतलब ये। लेकिन 25 के बाद में भी अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो 30 32 साल की एज में भी ना कई जो लोग हैं, वो अपना पूरा मतलब कैरियर गोल डिसाइड नहीं कर पाते, वो कैरियर स्विच करते रहते, ठीक है, ये करना है कि वो करना है, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो भी देखा गया है, ठीक है। लेकिन 40 साल के पहुँचे तक मैक्सिमम अपना वो कमिटमेंट कर लेते हैं, और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर 35 40 साल तक अगर आपने अपना गोल कैरियर डिसाइड नहीं किया, तो फिर आगे की लाइफ बच रही नहीं है आपके पास ज़्यादा। 20 22 साल जो फिर आप मतलब जो भी आपकी एज है, उसमें फिर आपके कैरियर डिसाइड करना, उस पर वर्क करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योर अडल्टहुड। ये 40 से 65 साल की एज है आपका मैच्योर अडल्टहुड। देयर आर सम डिफरेंसेस इन मैच्योर अडल्टहुड। अब ये यहाँ पे जो इंसान है पूरी तरीके से मैच्योर, समझदार हो जाता है, उसकी शादी वगैरह सब कुछ हो गई है, बच्चे वगैरह हो जाते हैं, पूरे लाइफ उसकी सेट हो जाती है। सम डिफाइंस इट बिटवीन मिडिल एज 45 to 64 ईयर। कई लोगों ने इसको 45 से 60 ईयर बताया, 64 ईयर के बीच में बताया, लेकिन इरिक इरेक्शन जो है उसने बताया कि डिफाइन इट एज बिटवीन 40 to 65 ईयर एज। उसने बोला कि ये 40 से 65 साल की जो एज है, ये आपका मैच्योर अडल्टहुड है, ठीक है, मैच्योर। At this stage, vision of eyes could change, and many who did not need corrective lens or eyeglasses may find them that they need them। 40 साल के बाद आप देखोगे नॉर्मली तौर पे, मेडिकल साइंस ने भी बात बताया है कि आंखों की जो रोशनी है ना, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर 40 साल के बाद हर किसी को चश्मा लग जाए, कई लोग ऐसे ही रहते हैं 60 70 साल की उम्र में भी चश्मा नहीं लगता है, उनको प्रॉपर दिखाई देता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है, तो 40 साल के बाद आपकी जो आंखों का विजन है, वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है नॉर्मल लाइफ से, ठीक है।
फिर हो सकता है किसी को चश्मा लेट लगे 45 साल में, 50 साल में, किसी को नहीं भी लगे। जैसे मैंने बताया ना 65-70 साल की एज में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको चश्मा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उनका जो मतलब विटामिन ए की क्वालिटी है उनके बॉडी में अच्छी है कि आपकी आंखों का विज़न विटामिन ए से अफेक्टेड है। फोर्थ नंबर का जो आपका अडल्टहुड है, देखिए क्या बता रहे हो आपका एजिंग अडल्टहुड, 65+ईयर, 65+ईयर, ठीक है, 65 साल के ऊपर, जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, एजिंग अडल्टहुड, ठीक है, यानी अब इनकी उम्र हो गई है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड भी इनको कहते हैं इस एज के पर्सन को, विच इज जनरली कंसिडर टू बिगिन एट द एज ऑफ 65। और लेट अडल्टहुड, एजिंग अडल्टहुड 65 साल से चालू होता है, मतलब सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन का उनका टैग लग जाता है। इनको फिर बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं मेडिकल वगैरह में भी। इनकी फिर बहुत सारे जो है ना मेडिकली तौर पे इनको प्रॉब्लम भी आ जाती है, हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, उनका हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है उससे। दूसरे जो थायराइड है, शुगर वगैरह है, अभी शुगर तो बहुत छोटे छोटे लोगों को हो जा रहा है, यानी मेरे से भी छोटे जो लोग हैं मैं उनको देख रहा हूँ कि मतलब बताते रहते हैं कि शुगर हो गया उनको, और मुझे बिल्कुल अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता कि इतनी कम एज में शुगर हो जाती। नहीं, मैंने देखा है अपने, जब मैं छोटा था तो फैमिली मेम्बर वगैरह को जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती थी, जो काम वगैरह मतलब बिल्कुल ज़्यादा उनसे हो रहा नहीं है, तो एक लेवल पे आके शुगर होती थी, देखिए एकदम नौजवानी में, यानी कि ये कौन सा स्टेज में जो अभी मैंने बताया यंग अडल्टहुड में लोगों को मैक्सिमम शुगर हो जाती है। भाई यंग अडल्टहुड भी छोड़ दो, आज मैं मेरे मम्मी को शुगर के लिए शुगर के डॉक्टर के पास लेके गया था, तो वहाँ पे एक 17 साल का एज एक मतलब लड़का आया, यानी अर्ली अडल्टहुड में भी नहीं, एडोलेसेंस 17 साल का उसने उम्र बताया, उसको शुगर हो गई। मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतने छोटे छोटे मतलब बच्चों को कैसे शुगर हो जा रही है। ये तो 65+ ईयर के जो है उनको नॉर्मल है, लेकिन छोटे लोगों में ये शुगर की जो बीमारी इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना उसको उसके मेडिकल फिनोमिना को डिस्कस करें। ये विच इज 65 ईयर, विच इज जनरली कंसिडर टू बिगिन एट द एज ऑफ 65, लेट्स अडल्टहुड। अ वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस में occur, इसमें सॉरी फिजियोलॉजिकल चेंज, जैसे मैंने बताया ना फिजिकली तौर पर उनका वीक हो जाती है बॉडी, बात करना उनको जल्दी जमता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं कर पाते, ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं हो पाते, कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर वो, या लेटे ही रहते हैं, फिजिकली तौर पे उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। कई लोग रहते हैं जिनको प्रॉपर सुनाई नहीं देता ये एज में, जोर से बोलना पड़ता है उनको, इंक्लूडिंग सम डिग्री ऑफ एट्रोपी ऑफ द ब्रेन। और उनको क्या है एट्रोपी ऑफ द ब्रेन, मतलब उनके बॉडी में एट्रोपी ऑफ द ब्रेन यानी लॉस ऑफ द ब्रेन सेल, उनके जो ब्रेन के सेल है वो कम हो जाते हैं, लॉस ऑफ द ब्रेन सेल, जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, और देयर कनेक्शन लीडिंग टू अ रिडक्शन इन ब्रेन साइज। अभी ब्रेन साइज मतलब ऐसा नहीं कि उनका दिमाग एकदम से कम हो जाता है, यानी जो बता रहा है आपको लॉस ऑफ ब्रेन सेल, न्यूरॉन अगर कम होंगे तो रिडक्शन इन ब्रेन साइज होगा, देयर कनेक्शन, उनके कनेक्शन के साथ, उसकी वजह से क्या होगा उनके जो कॉग्निटिव और फंक्शनल इम्पेयरमेंट उनमें आ जाएंगे, कोई चीज़ को लर्न एंड प्रोसेस वो ये एज में नहीं कर पाएंगे 65 साल की उम्र के बाद। और फंक्शनल इम्पेयरमेंट प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बोला ना उनको सुनाई नहीं देगा, प्रॉपर तरीके से वो कोई टेस्ट नहीं कर पाएंगे खाने का, ठीक है, उनको स्मेल प्रॉपर नहीं आएगा, फंक्शनल इम्पेयरमेंट में आ जाता है, एंट्रोपी ऑफ द ब्रेन एंड अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ न्यूरल प्रोसेस। न्यूरल प्रोसेस के अंदर उनका डिक्रीज हो जाता है, मतलब रिडक्शन इन द स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी, यानी अपने दिमाग का वो तेजी से यूज़ नहीं कर पाते स्पीड के साथ, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करना है या कुछ ऐसा दिमाग का जहाँ तुरंत इस्तेमाल करना है वो तुरंत नहीं चला पाते दिमाग, हालांकि एक्सपीरियंस वगैरह बहुत रहता है उनको, लेकिन एज हो जाती है ना तो फिर ब्रेन तुरंत एक साथ जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। देखिए आज तो हमारे को ये चैप्टर पूरा ख़त्म करना ही था, जैसे मैंने आपको कल बताया था, और इससे क्वेश्चन आंसर चालू करना था, ठीक है। अभी ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, ये लर्निंग का बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और क्वेश्चन आंसर है इसके, ठीक है।
टाइम तो हो गया वैसे हमारी क्लास का अभी, 1 मिनट, 10 बज गए हैं। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा का लगेगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो। कैसा करेंगे इसको, सॉल्व कर लेते क्या, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते क्या, कल फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको अभी कि जितना पोर्शन होता है। पेज नंबर 6 पे लर्निंग जो है इसको कंटिन्यू करते हुए, लर्निंग के बारे में क्या बता रहा है, लर्निंग इज अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। इट इज डिफाइन एज, अब लर्निंग के बारे में क्या बता रहा है, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। इंसान के अंदर इसमें परमानेंट चेंज आ जाता है, दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। और ये परमानेंट चेंज किस वजह से आता है, लर्निंग, जब आप प्रैक्टिस करोगे कई सारी चीज़ों का, एक्सपीरियंस होगा आपको, जब तब होता है लर्निंग। ठीक है, सीटेट का सिलेबस आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा, आसानी से कवर नहीं होगा। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करोगे तभी लर्निंग होगा। तो ये लर्निंग की कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, मैंने बताया डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन उनके व्यू आते हैं, वो क्या बोल रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ईएल थेरनडाइक क्या बोल रहे हैं आपको, एडवर्ड थेरनडाइक, लर्निंग के बारे में, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है ये, वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न, जहाँ पे बच्चे को बहुत अटेम्प्ट लग जाते हैं सीखने के लिए। और सही बात है, वो साइकिल सीख रहा है बच्चा, एक बार में थोड़ी सीखता है वो। ड्राइंग करना सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, मैनी अटेम्प्ट लगते हैं उसको। किसी को ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, किसी को कम लगते हैं, लेकिन एक अटेम्प्ट में नहीं होता सीखता वो। वैसे ही क्रो एंड क्रो जो साइकोलॉजी से क्या बोल रहे हैं, द लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट। क्या होता है, आप आदत, नई नई आदतों को सीखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग डेवलपमेंट के लिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखिए यहाँ पे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस। दोनों अलग अलग है बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, लर्निंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होगा, कनेक्टेड है वो, डिफरेंट है लेकिन साइकोलॉजिकल प्रोसेस। डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़े, इज अ प्रोसेस विच कंसर्न द टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है आपका, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही बताया, टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ऑन द अदर हैंड लर्निंग इज प्रोवाइडेड बाय सिचुएशन और बाय अ टीचर और बाय एन एक्सटर्नल सिचुएशन। लर्निंग जो है आपका टीचर करेगा या कोई सिचुएशन, मतलब आपने कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह देख लिए तो उसमें भी आपका लर्निंग है, यानी दुनिया से भी हम लोग कई सारी चीज़ें सीखते हैं ना। किसी का एक्सीडेंट देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है, आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे अपनी लाइफ में। एक्सटर्नल सिचुएशन, बाहर की तरफ से जो भी सिचुएशन वगैरह आपकी लाइफ में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है, उससे आप सीखोगे ना। हर दिन हमको कुछ ना कुछ नया सिखाता ही है। ठीक है, लर्निंग अवेकन्स द डेवलपमेंटल प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मैं आपको वही बता रहा था, समाज से ही हम लोग सीखते हैं, जितना हम समाज से इंटरेक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं समाज में, उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से। विद पीयर, हमारे फ्रेंड से सीखते हैं, हम टीचर से, इन सच अ वे दैट इट वुड नॉट ऑकर इफ द चाइल्ड वेयर इन आइसोलेशन। अगर कोई बच्चा लेकिन आइसोलेशन में, समाज से कट के रहेगा, ठीक है, बस घर घर में घुस के रह रहे हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, किसी से बाहर भी जा रहा है, तो नहीं होगा उसका प्रॉपर लर्निंग। इसलिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि लर्निंग अफेक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट लर्निंग। दोनों एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर अफेक्ट डालते ही है डेफिनेटली। एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे बच्चा ग्रो करता है, ही लर्न्स अबाउट हिज सराउंडिंग एंड इंटरेक्ट विथ न्यू एनवायरनमेंट। नए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो। ठीक है, अपना सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, समझता है वो कौन सी सोसाइटी में वो रह रहा है, उसका समाज में उनकी फैमिली का उसका क्या वैल्यू है, ये सब चीज़ें भी सीखता है, समझता है वो। दिस हेल्प इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट हिज मेंटल एंड बिहेवियरल एबिलिटी टू एडजस्ट फॉर सर्वाइवल इन हिज लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है, एडजस्ट करना अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हम जो समाज में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, कम्युनिकेट करना है, वो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो लाइफ में, इसलिए एडजस्टमेंट करना भी ज़रूरी है।
और आज के जो परमिसिव पेरेंट्स है वो बच्चों को बिल्कुल हर चीज़ उनके हाथ में लाके दे रहे, उनको ज़रा स्ट्रगल करने नहीं दे रहे, तो वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। आप स्ट्रगल किसी की लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकते, कोई कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, अमीर से अमीर इंसान जिसके पास बहुत पैसे है उसमें भी स्ट्रगल आके ही रहता है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 पे। और याद रखिए हमको जो क्वेश्चन आंसर है ना सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसी पे फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में से ही अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा फेर बदल होकर कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैक्सिमम। एग्जाम वाले क्वेश्चन ही आपको प्रॉपर स्टडी करना है सभी चैप्टर में। जब वो पूरा आपका अच्छी तरीके से स्टडी हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के जो क्वेश्चन है हो जाएगा जब अच्छी तरीके से रिवीजन करके स्टडी करके प्रैक्टिस करके, तब उसके बाद फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है तब आप जो बिना एग्जाम वाले क्वेश्चन है यहाँ पे तो उनका फिर स्टडी करिएगा। लेकिन सभी चैप्टर में हम एग्जाम वाले क्वेश्चन को ही फोकस करेंगे। तो 20 क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है आपको। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट हमने कल ही पढ़े थे कि पैदा होने से लेके मरते दम तक होते रहता है। तो ये आइडिया एसोसिएटेड विद किसके साथ में ये आइडिया एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन की बात ही नहीं है यहाँ पे, दो चीज़ है ही नहीं कि इंटर रिलेट कर रहा है वो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सेकंड ऑप्शन है। आंसर टाइप करते हुए चलिए बराबर, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, हमने पढ़ी थे उस बात को कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है, इससे आप आसानी से ऐसे पहचान सकते हो। अब आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा अगर ईमानदारी से आपने ये प्रैक्टिस करे है जो मैंने पढ़ाया है समझाया है, ठीक है। 21 क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? अभी पढ़े हमने जस्ट, कौन से स्टेज में अपने पीयर ग्रुप के बच्चे जो है एक्टिव मेंबर बन जाते हैं? वो फर्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस, ठीक है। एक्टिव मेंबर जो पीयर ग्रुप के साथ जो उनका सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं वो आपका ये है लेट चाइल्डहुड है। जो मैंने बताया था ना 6 से 12 साल की एज में जो रहते हैं लेट चाइल्डहुड, उसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं पीयर मेंबर के साथ। लेकिन पीयर मेंबर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो के साथ चले गए, ठीक है, घर पे कोई बुलाने आए फ्रेंड उसके साथ चले गए, तो एक्टिव मेंबर ये एडोलेसेंस में ही रहते हैं। वो 12 से 18 साल की एज में घूमना फिरना है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो अपना गैंग बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, वो घूमने फिरने चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेंड के साथ टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। सभी ने किया ये स्टेज में, मैंने भी किया है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे। ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन से डोमेन में किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका फिजिकल, पढ़े थे हमने फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव। नहीं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो हमने पढ़े ही नहीं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो होता ही नहीं है किसी लेवल पे, ठीक है। वो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिलीजन का पार्ट है, तो वो इसमें नहीं आएगा। सेकंड है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ये सब हमने पढ़े थे डेवलपमेंट के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। कल जो हमने पढ़े थे ना, याद है कि नहीं आपको, ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है तो इसमें हमने सब पढ़े थे। फिजिकल डेवलपमेंट, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ये सब हमने पढ़े थे इसमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका डेफिनेटली होगा, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ गया, वो नहीं है आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। फोर्थ है साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होता है बच्चे का ना, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल है, इसका सेकंड वाला आंसर है। इसके अगर आप आंसर की में चेक करोगे तो इसका ना फोर्थ आंसर बता रहा है जो कि रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, ठीक है। बाय मिस्टेक आंसर की में फोर्थ आंसर आ गया था, कभी कभी हो जाता है आंसर की में मिस्टेक, तो इसका ना सेकंड आंसर ही है, ठीक है। क्योंकि वही तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है जो हमने कल पढ़े। साइकोलॉजिकल नहीं होता है डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। 23 क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, थोड़ा ब्लर है ये, मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट?
अगर कोई बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहा है, सीख रहा है, लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने का गलत तरीका क्या है? ये 3 तरीका सही है, वो याद रखिएगा, गलत तरीका बताना है आपको। फर्स्ट है कि लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टली ऑन अ टॉपिक, मतलब एक बच्चे को बिना रोके टोके कोई टॉपिक पे अगर वो बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में अगर वो बात कर रहे हैं, भले गलत बोल रहे हो, बोलने दो उसको, पहले उसकी बात कंटिन्यू हो, कंप्लीट हो जाने दो, उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मैंने इंग्लिश में कुछ बोला है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, ये करना चाहिए, इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। सेकंड देखिए ऑप्शन, डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। अब इंग्लिश सीख रहा है बच्चा और अगर कहीं वो अपना थोड़ा हिंदी का वर्ड यूज कर दे रहा है, या उर्दू मीडियम का बच्चा उर्दू का वर्ड यूज कर दे रहा है, तो एकदम तुरंत उसको टोक मत दो कि तुमने उर्दू पे बीच में कैसे बोल दिया, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि मैडम इसको ये इंग्लिश में आप जो हमको बता रहे उर्दू या हिंदी में उसका क्या मीनिंग है, तो उसको डिसअप्रूव मत कर दो, मतलब फिर वो डाउट भी नहीं पूछेगा कभी, तो ये नहीं करना है। इसका सेकंड वाला ये आंसर है, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ जो है वो भी सही है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड में है सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, बच्चे को जो भी मतलब वो थोड़ा बहुत भी अगर सेंटेंस वगैरह बोल रहे हैं इनिशिएशन के तौर पे लैंग्वेज के लिए, ठीक है, स्पीकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करिए, हंसी मत उड़ाइए अगर वो गलत बोल रहे तो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैंने इंटरव्यू देखा था, एक छोटा बच्चा उनके साथ में इंटरव्यू में था, मतलब वो ये रहते हैं ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो छोटा बच्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले, वो छोटे बच्चे ने ना पुर्तगाली में कुछ सेंटेंस वगैरह सीख कर आया होगा, वो रोनाल्डो को बोल रहा था वो, और अटक अटक के बोल रहा था, तो पूरी मीडिया के लोग आसपास के लोग हंस रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला लेकिन उसको सपोर्ट करो बच्चे को, वो बोल रहे कि कम उम्र में उसने पुर्तगाली लैंग्वेज सीखा मेरे लिए, ठीक है, तो सपोर्ट करो उसको, अच्छी अच्छी बात है जितना बोल रहे, तो वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए। फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो अगर उनको बच्चों को बोलना जैसे आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से यूज करिए लैंग्वेज को, धीरे धीरे फिर गलतियों को फिर सही करने का, ठीक है। 24 है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए ऑप्शन को, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वांटिटेटिव भी है ह्यूमन डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव भी है, ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। इसका फोर्थ ऑप्शन ही है बोथ 1 and 2, ठीक है। 25 क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप, ठीक है। कौन आप जो है ये ऑप्शन में से आपको बताएंगे कि ऐसा बिहेवियर, ऐसे तरीके से बात करना जिसमें आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, उसमें वो चीज़ों, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, मतलब 2 से 6 साल की एज। अब इसमें पेरेंट्स टीचर तो रहेंगे नहीं 2 से 6 साल की एज में बच्चों के लाइफ में, तो पेरेंट्स वगैरह ही रहेंगे, सिबलिंग वगैरह ही रहेंगे उनके, वही बताएंगे कि अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बिहेव करना, कैसा कम्युनिकेट करना। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है सिबलिंग एंड टीचर, टीचर तो नहीं रहेंगे 6 साल तक में, गलत है वो। सेकंड है टीचर एंड पीयर्स, तो यहाँ पे भी टीचर आ गया, ये भी गलत हो गया आपका। थर्ड है पीयर्स एंड पेरेंट्स, पीयर्स के तो अंदर बताना है, पीयर्स में कैसा बिहेव करना है, तो वो तो उस बारे में तो बताना है, फ्रेंड सर्कल में कैसा बिहेव करना है, तो फ्रेंड सर्कल पीयर्स नहीं बताएंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इसका पेरेंट्स एंड सिबलिंग, आपके 2 से 6 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको उनके फैमिली मेम्बर जो उनके भाई बहन वगैरह वो बताएंगे कि अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना, कैसे सोशल रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। पीयर थोड़ी बताएंगे, उनके अंदर पीयर में कैसे बिहेव करना वो खुद थोड़ी बताएंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह, ये बताएंगे फैमिली मेम्बर और सिबलिंग। 26 क्वेश्चन, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश, मिडिल चाइल्डहुड मतलब आपका वही 6 से 12 साल की जो एज है, इसमें जो स्पीच है वो किस तरीके से रहेगी, स्पीच जो है 6 से 12 साल की एज में, अभी हमने पढ़े वो स्पीच जो है ना ज़्यादा सोशलाइज हो जाएगी 6 से 12 साल की एज में, बच्चे रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं अपने सोसाइटी का, अभी हमने पढ़े, तो सोशलाइज हो जाएंगी उनकी स्पीच, रादर देन ईगोसेंट्रिक, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो छोटे बच्चों में ईगोसेंट्रिक जिद्दीपना बहुत ज़्यादा रहता है अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल में, लेकिन लेट चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड में 6 से 12 साल में वो उनकी जो स्पीच है वो
थोड़ा उनको बात करने का तरीका आ जाता है, सोशलाइज हो जाती है उनकी स्पीच, ईगो सेंट्रिक नहीं रहती है। ठीक है, 27 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया था उसका आंसर। 27 है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट जुड़वा भाई बहन में, जुड़वा भाइयों में, बहनों में भी अलग अलग लेवल पे होता है, डिफरेंट लेवल पे, बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। लेकिन कैसा पैटर्न रहता है, तो ये पढ़िए ऑप्शन। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताया कि डेवलपमेंट किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। टोए टू हेड मतलब सर, ये पाँव से लेके सर की तरफ में। हैप हजार्ड यानी कि बेतरतीब, नहीं बेतरतीब तो नहीं रहता है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसका आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो भी गलत है। मैंने कल ही आपको बताया था कि एक बच्चा अच्छा अगर पढ़ाई कर, अच्छी उसकी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आगे भी वो एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे, लाइफ में अच्छा कुछ बनेगा। फोर्थ है सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। देखिए यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था, सिक्वेंशियली तरतीब से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसका डेवलपमेंट होता है, ऑर्डरली पर्टिकुलर ऑर्डर में ना, स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ ऑप्शन ही है इसका आंसर। 28 है अर्ली चाइल्डहुड इज अ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए मैं अभी आपको बताया था, 2 से 6 साल की जो एज है अर्ली चाइल्डहुड, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। ठीक है, थर्ड वाला आंसर है इसका सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड है। मतलब 6 साल तक का बच्चा जो है ना अपनी मदर टंग को अच्छी तरीके से सीखता है, और उसको अगर एटमॉस्फेयर में अपने आसपास में बुरे तरीके से अगर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो गलत तरीके से ही वो सीख लेता है। ठीक है, गलत लैंग्वेज ही सीख लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट रैपिड पेस। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार बताया मैंने। कौन से स्टेज में फिजिकल ग्रोथ जो है उसका ना, हाइट वेट वगैरह बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अभी पढ़े हमने स्टार्टिंग में, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है आपका इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, 0 से 2 साल और 2 से 6 साल की जो एज है। ठीक है, और लड़कियों में मैंने बताया था जो एडोलेसेंस है 12 से 18 साल की एज में, वो मैच्योर हो जाती है ना, फिजिकली डेवलपमेंट रैपिड नहीं होता है उनमें, मतलब उनके अंदर ना मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट भी होता है उस लेवल पे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है जो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका जो फिजिकली ग्रोथ है एकदम रैपिड, बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 के ऊपर में ही आपका अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जो मोशन डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, वो बच्चों के अंदर में अलग अलग लेवल पे होता है। येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। तो मोटर डेवलपमेंट का जो ये है, एक मिनट थोड़ा ये ब्लर हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट का जो ये है प्रोसेस है, इसका जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक होता है वो आपको बताना है इसमें। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मोटर डेवलपमेंट यानी वही मोशन डेवलपमेंट। तो मोशन डेवलपमेंट जो बच्चों में होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले यहाँ जो है बच्चे अपने जो लार्ज मसल्स है उसको कंट्रोल करना सीखते हैं, यानी ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फिर फाइन मोटर स्किल सीखते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है। थोड़ा ना असल में यहाँ पे ऑप्शन ब्लर दिख रहे, मैं आपको इसलिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, ये हमने पढ़े है ना चैप्टर में, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब चलना फिरना, जिसमें उसके चलना दौड़ना जंपिंग करना, जहाँ उसके पूरे हाथ पाँव वगैरह पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। तो पहले उसको वो कंट्रोल करना सीखता है मोशन में, ग्रॉस मोटर स्किल। और फिर जो है फाइन मोटर स्किल, मतलब ड्राइंग बनाना, राइटिंग लिखना। ठीक है, फिर उनको वो मतलब जहाँ पे स्मॉल मसल का इस्तेमाल हो रहा है, हाथ वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो काम करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट करना है, सटीक काम करना है, फाइन मोटर स्किल। तो याद रखिए, पहले ग्रॉस मोटर स्किल लार्ज मसल मूवमेंट को बच्चा कंट्रोल करना सीखता है, फिर फाइन मोटर स्किल स्मॉल मसल और परफेक्ट एग्जैक्ट काम करना वो सीखता है, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर है वो। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। अभी असल में ना ये प्रिंटिंग ही थोड़ा ऐसा हुआ है बुक में, कुछ कुछ जगह पे प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा इशू आ गया। देखिए 31 क्वेश्चन जो है, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज।
जब बच्चा पैदा होता है एडोलेसेंस 18 साल की एज तक जब बच्चा पहुंचता है, जो डेवलपमेंट होता है, तो सीक्वेंस किस तरीके से है उसका, सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से याद रखिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले बच्चा अपने सेंस को कंट्रोल करना सीखता है, सेंसरी। तो सेंसरी अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। पहले बच्चा सेंस को कंट्रोल करना सीखता है, सेंस के बाद कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट लिखा है ये। कॉन्क्रीट मतलब ऐसे फिजिकली तौर पे कोई चीज़ को टच करना, जैसे ये पेंसिल है, जैसे पेंसिल को पकड़ के क्या इसका यूज़ करना, कॉन्क्रीट, ये डेवलपमेंट वो कर सीखता है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा कोशिश तो कर रहा हूँ मैं क्लियर करने का, लेकिन ये लिखा ही ब्लर है ना असल में, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब पर्टिकुलर स्पेशल कोई चीज़ है उसको फिर वो समझना सीखता है, ठीक है। पहले सेंसरी सेंस करके सीखेगा, फिर कॉन्क्रीट फिजिकली टच से, और फिर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कोई पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ है उसको करके पकड़ना, उसको यूज़ करना, उसको समझना, वो सीखेगा स्पेशल चीज़ को, ठीक है। 32 क्वेश्चन, एज पर कॉन्टेम्परेरी परस्पेक्टिव द कोर्स ऑफ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रॉपर, एज पर कॉन्टेम्परेरी परस्पेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। कॉन्टेम्परेरी परस्पेक्टिव मतलब आज का जो मॉडर्न करंट एजुकेशन है, जहाँ पर टीचिंग लर्निंग हम प्रोसेस इन्वॉल्व है, टीचिंग लर्निंग करंट एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। कॉन्टेम्परेरी परस्पेक्टिव में द चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके का है, तो वो कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मल्टीपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ फोकस किया गया। इसका आपका सेकंड ऑप्शन है, ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ थोड़ा। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। मल्टी डायरेक्शनल है बच्चे का डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चे जो है उनका डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है। जुड़वा भाई बहनों का भी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे। इसलिए जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, याद रखिएगा। जो बच्चों का ग्रो अप होना वो डिफरेंट लेवल पे होता है, अलग अलग तरीके से, इसलिए उनका डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल। 33 क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेकिंग बिलीव प्ले। अब भी मैंने बताया बिलीव प्ले, जैसे घर घर खेलना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, कौन सी स्टेज में ये होता है बच्चों के साथ। ये सेकंड स्टेज, ये अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल की एज में बिलीव प्ले को बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हुए खेलते हैं, ठीक है। देखिए बस यही चैप्टर में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, जो मिस प्रिंट, यानी मिस प्रिंट तो नहीं बोलेंगे, जो लाइट प्रिंट हो गया ना। असल में ये किताब मुझे वापस कर देना चाहिए था, जब ये लाइट प्रिंट वाला ऐसा देखा था ना मैंने, लेकिन मैंने वो रिटर्न नहीं करा, वो गलती हो गई मेरे से। बस यही चैप्टर में है ऐसा लाइट प्रिंट का, बाकी जगह सब डार्क है। विच ऑफ दिस चिल्ड्रंस वुड बी इन मिडिल, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दिस चिल्ड्रन, कौन से जो बच्चे हैं, वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज मतलब वही आपका 6 से 12 साल का जो एज है, 6 से 12 साल के एज में कौन से इस स्टेज में बच्चे जो है कौन से है, वो आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन है, ये ऑप्शन में मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ तो, अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल एंड एंगेजिंग टू मेक बिलीव प्ले। नहीं, बिलीव प्ले तो ये अर्ली चाइल्डहुड है, अभी हमने पढ़े 2 से 6 साल। सेकेंड है अ चाइल्ड हु हैज डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। वो बच्चा मतलब जो रूल्स रीजन का अंडरस्टैंडिंग सीख लिया, समझ लिया, ये हो सकता है, ठीक है, सेकंड वाला। थर्ड अ चाइल्ड हु कैन, तो ना ज़्यादा भी ब्लर नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा ही ब्लर हो जा रहा है। अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसिस पॉसिबल कॉज, हाइपोथेसिस मतलब जो अपना खुद का व्यू, नज़रिया वगैरह बता सके, पॉसिबल कॉज एंड अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। नहीं, ये तो मिडिल चाइल्डहुड हो ही नहीं सकता, जहाँ वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वगैरह कर रहा है, ये तो अडल्टहुड वाले बच्चे हैं। फोर्थ है कि चाइल्ड विल जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल सच एज ग्रेस्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट। तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 साल का बच्चा, कि बस वो फाइन मोटर स्किल को उसने अभी कंट्रोल करना सीखा है, जैसे पेंसिल पकड़ना। तो सी फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसका डेफिनेटली सेकंड आंसर ही है, अ चाइल्ड हु हैज डिलीवर्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको ना कभी पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ते, समझना पड़ता है, ठीक है।
एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूरे ऑप्शन पढ़ना। अब देखिए जैसे मैं आसानी से यहाँ पे इसको कट कर दे रहा हूँ कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पेपर में भी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि सर यही आंसर है, और ऐसा होगा कि आपको फिर कभी पूरा ऑप्शन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट आप करेक्ट आंसर पे पहुंच गए तो फिर पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएंगे आपके अंदर सर यही सही आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है, ये आप सीख लोगे, बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्ट। क्लास इज एंड नाउ।